नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जेल प्रहरी की, जो 29 सितंबर 2018 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो पेपर हुआ है उसके हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है। आपको बताना है, यानी कि जब हम एक बाल्टी को उठाते हैं तो आपके कौन सा बल काम करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है फ्रैक्शनल बल, दूसरा ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चौथा है मैग्नेटिक फोर्स। घर्षण बल है, पेशीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है या चुंबकीय बल है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। यानी कि जब हम एक बाल्टी को उठाते हैं तो हमारे अंदर मानी कि मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बॉर्न डिसीज। यानी निम्न में से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिसीज है, यानी कि एक अप्रत्यक्ष रोग बताना है। कौन सा है। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड राइट आंसर। मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है और ये एक वेक्टर के कारण होती, यानी कि डिसीज है, और ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होती है। यानी कि मलेरिया किससे होता है, आप याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी, और मच्छर के काटने से होने वाला ये रोग है। और इसका जो कारण है, कारक है, कौन है, प्लाज्मोडियम परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। आपको बताना है किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी की जानकारी है। यानी कि आपको बताना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस नाभिक यानी कि केंद्रक। तो जो जीन ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो काम करता है डीएनए, यानी इसका राइट आंसर होगा डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो आप याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो क्या करता है, आनुवांशिकी लक्षणों को, यानी जो जेनेटिक्स लक्षण होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है या स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी टिश्यू, यानी कि मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टेंडन, जिसे आप कंडरा कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्टिलेज, जिसे आप उपास्थि कहते हैं, बोन, जिसे आप हड्डी कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है लिगामेंट, जिसे आप स्नायु कहते हैं। आपसे पूछा है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और नॉन फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, गैर लचीला यानी जो कि जिसमें क्या हो, लचीला ना हो, यानी जो फ्लेक्सिबल ना हो, वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर। यानी कि यह एक मजबूत भी है और गैर लचीला संयोजी ऊतक भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछा है एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, यह पोषक तत्व, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। आपसे पूछा है कि एक खेती योग्य क्षेत्र है, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर खेती की जाती है और उसके साथ कई सारे पौधे उगते हैं, जो क्यों उगते हैं, पोषक तत्व, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए किसके साथ, यानी कि प्रतिस्पर्धा करता है आपको। तो वो बताना है। पहला ऑप्शन है बीड़ यानी कि खरपतवार, दूसरा ऑप्शन है मैदानी कीट, तीसरा ऑप्शन है भंडारण कीट
और चौथा ऑप्शन है फसल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा खरपतवार। क्या होगा? खरपतवार, यानी कि बीड इसका राइट आंसर है। क्योंकि जब आप किसी भी पौधे के साथ खरपतवार जो होता है वो पौधे के साथ होता है जो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है और ये हमारी फसल को कमज़ोर कर देता है। क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि कैलकुलेटर ऑफ द नंबर ऑफ एटम 16 ग्राम ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4। तो क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम के 16 ग्राम परमाणुओं की संख्या की गणना करें यदि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 4 है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसे करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपने नाम सुना होगा सोडियम, और सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है कितना? 23। यानी कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो 23 किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। या फिर ऐसे समझिएगा कि ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो ये 16 1 मोल के बराबर होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है और 16 ग्राम परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। जब 1 ग्राम हीलियम का, यानी कि 1 हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 है, तो 16 ग्राम में से कितने परमाणु बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं, क्योंकि 16 डिवाइडेड 4 तो 4 बचेगा। तो यहाँ से 4 मोल बनेंगे और 1 मोल बराबर जो होता है वो होता है आपका 6.202 इंटू 10⁻23। क्या होता है? 10⁻23 होता है। जब 1 मोल बराबर इतना होता है तो 4 मोल बराबर क्या होगा? आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। तो हमें हीलियम का पूछा है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 4। तो 4 किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। और हमसे पूछा है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम के कितने मोल बन जाएंगे? 4 मोल बन जाएंगे। और 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर। आपसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई। यानी कि जो परमाणु के अंदर आपने देखा होगा जो नाभिक होता है, आपने देखा कि इस प्रकार से आपका कोई भी तत्व है उसका परमाणु स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। केंद्रक में आप जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस नाभिक की खोज किसने की, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन ने या जे थॉमसन प्रयोग के द्वारा। दूसरा है चैडविक एक्सपेरिमेंट यानी चैडविक प्रयोग के द्वारा। तीसरा है रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग द्वारा। और चौथा है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, कि नाभिक के केंद्र की खोज यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई और इसके
एक प्रयोग किया गया इनके द्वारा, जिसे आप स्वर्ण पन्नी प्रयोग या रदरफोर्ड प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। पहला ऑप्शन है FeCl2, दूसरा ऑप्शन है FeEO, तीसरा ऑप्शन है Fe3O4 और चौथा ऑप्शन है Fe2O3। तो जंग का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि जब किसी तत्व पर या किसी भी पदार्थ पर जंग लगती है तो उसका वजन क्या फर्क पड़ता है, उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है, घटेगा, बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, जब किसी भी पदार्थ पर जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर पैमाने पर रखी मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर हो और दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर पर हो तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई होगी। तो ध्यान से सब पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर पैमाने पर रखी गई है, यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर और दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर पर हो तो डिबिया की लंबाई बताना है। कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक मीटर पैमाना है या एक कोई स्केल है जिस पर एक माचिस की डिबिया को रखा गया है। मान लिया जाए इस प्रकार से हमने माचिस की डिबिया यहाँ पर रख दी, यानी इसका एक सिरा कहाँ है? 25.7 पर है। ये वाला हो गया 25.7 और यहाँ पर दूसरा सिरा 29.2। तो आपको लंबाई पूछा है, तो आप जब लंबाई निकालोगे तो आप क्या करोगे? 29.2 में से 27.5 को माइनस कर दोगे। 7 दिया हुआ है, 7 को आप माइनस कर दोगे तो ऑप्शन आएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दिया हुआ है, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवार वाले घर। जो खोखली ईंटें होती हैं उससे बनी बाहरी दीवार वाले घर कैसे होते हैं वो बताना है। बी, आपके सस्ते होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आसानी से विघटित हो जाते हैं और चौथा ऑप्शन है अधिक मजबूत होते हैं। तो जो खोखली ईंटों के घर होते हैं वो क्या करते हैं? हवा को रोकने का काम करते हैं, यानी हवा को फंसाने का काम करते हैं और गर्मी के समय में वो रूम को या कमरे को ठंडा रखने का काम करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है तो देखिएगा। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। आपको पूछा है कि निर्मित जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो समझिएगा कि ये एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है। यहाँ पर आपने 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रख दिया। 10 सेंटीमीटर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ठीक दर्पण के पीछे, यानी कि जितनी दूर वस्तु है उतने ही दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे पूछा है कि वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर,
दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूर ये है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर ही दूर बनेगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर का प्रयोग अल्कोहल और वाइन यानी कि शराब के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? यानी खमीर जो है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में करते हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस श्रेणी के होते हैं वो आपसे पूछा है। यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सड़े गले मृत पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो कौन से जीव होते हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन है एल्गी यानी कि शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फंगी यानी फंगस या कवक। यानी जो खमीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक प्रकार के कवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवाबंद है। यानी एक विद्युत घंटी है उसको एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवाबंद है। हवाबंद का मतलब है जिसके अंदर बाहर से कहीं से भी हवा नहीं जा रही है। यदि घंटी बज रही है और धीरे धीरे एक निर्वात पंप की सहायता से हटा दिया जाता है, यानी उसके अंदर जो वायु है पहले से जो उपस्थित वायु है उसको हम धीरे धीरे करके हटा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। दूसरा ऑप्शन है हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है। तीसरा ऑप्शन है स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है और चौथा ऑप्शन है स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कि जब आप हवा को उसके अंदर से निकाल लोगे यानी कि बाहर खींच लोगे तो उसके कंपन का आयाम घट जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपसे पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसके रूप में करते हैं। पहला ऑप्शन है कपड़ा उद्योग में ड्राई, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम शर्करा, तीसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजर उर्वरक, चौथा ऑप्शन है एंटा एसिड अम्ल तत्वनाशक। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका यूज हम करते हैं एंटा एसिड के रूप में। किस रूप में? एंटा एसिड अम्ल तत्वनाशक के रूप में। यानी कि जब आपके या आपको पेट में या आपको कब्ज हो जाती है या पेट में खराबी हो जाती है तो उसको एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एंटा एसिड का यूज करते हैं और उस एंटा एसिड में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। जैसे आप इनो का यूज करते हैं तो इनो भी एक एंटा एसिड है, यानी आपके पेट के अंदर जो एसिडिटी है उस एसिडिटी को समाप्त करने का काम करती है इनो। तो वो भी क्या है? एक एंटा एसिड है। और यहाँ पे भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है? एक एंटा एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं? पहला ऑप्शन है भूकंप रोधी इमारतें, दूसरा ऑप्शन है बहुमंजिला इमारतें, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और
पंख से बनी इमारतें। चौथा ऑप्शन है कांच और ईंट से बनी इमारतें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भूकंप रोधी इमारतें भूकंप वाले क्षेत्र में बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? वह परिवर्तन जिसमें केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आइएगा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण। दूसरा ऑप्शन है मीथेन का जलना। तीसरा ऑप्शन है कपूर का ऊर्ध्वपातन। और चौथा ऑप्शन है कॉफ़ी में चीनी घोलना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें साथ साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। मीथेन का जलना एक किस प्रकार का उदाहरण है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होगा? कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होगा यानी कि लेस सेंसिटिव होगा, ये बताना है आपको। टेस्टर पूछा है आपसे कम संवेदनशील होगा। जब आपने टेस्टर देखा होगा जिससे आप लाइट वगैरह चेक करते हैं तो उसमें पूछा है कि कौन सा संवेदनशील कम होगा। एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक टेस्टर जिसमें चुंबकीय दिक् सूचक यानी कि मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। एक टेस्टर जिसमें उच्च वॉट तापन तंतु यानी हीटिंग फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है एक टेस्टर जिसमें कम वॉट के बल्ब का उपयोग किया जाता है। तो कम संवेदनशील बताना है तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। यानी कि जिसमें उच्च ताप बाट तापन तंतु है यानी हीटिंग फिलामेंट है वो सबसे कम संवेदनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा वजन यानी किसका वजन सबसे अधिक होगा? आपसे परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं। Ag यानी कि चांदी का दिया हुआ है 108, कार्बन का दिया है 12, ऑक्सीजन का दिया है 16 और नाइट्रोजन का दिया है 14। तो आपको बताना है किसका वजन सबसे अधिक होगा। किसका वजन सबसे अधिक होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। रजत के 10⁻23 परमाणु। इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा डिटेल में क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। उस टॉपिक का नाम है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना बहुत जल्द आपको कराएंगे मोल संकल्पना। तो आप इसको अभी याद रखिएगा कि इनमें चारों में से किसका वजन सबसे अधिक है। वो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इसके लिए आपको एक टॉपिक कराएंगे। उस टॉपिक में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने में। तो इसे हम आगे करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए
ये आपको बताना है। तो पहले समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कमरे का तापमान पर रखा जाता है, तो यानी कि कमरे का तापमान कितना होता है। तो कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। अब क्या पूछा है यहाँ पर, हमें बर्फ़ का गलनांक निर्धारित करना है और एक थर्मामीटर को बर्फ़ से आधे भरे बीकर में डाल दिया जाता है। तो समझिएगा, एक बीकर है इस प्रकार से और ये बर्फ़ से भरा हुआ है आधा, इसमें हमने एक क्या डाल दिया, थर्मामीटर डाल दिया। अब हमें इसका गलनांक निर्धारित करना है, वो कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन है, तापमान जब ली गई पूरी बर्फ़ पिघल जाती है और शेष पानी रह जाता है। तापमान जब बर्फ़ पिघलना शुरू करती है, ये होगा। और तीसरा ऑप्शन है, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रह जाता है। तो समझिएगा, इसका यही आंसर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, कारण क्या है इसके पीछे, वो सीखिएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। कैसे, ये आपने बीकर लिया, इस बीकर में आपने बर्फ़ डाली और इसमें एक आपने थर्मामीटर डाला। जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो हमें इसका गलना, यानी ये बर्फ़ गलेगी तो इसके गलनांक का पता करना है। जब बर्फ़ गलेगी तो यानी कि इसमें जो हम मापन, यानी कि जो इकाई है, यूनिट है, यहाँ पे एक स्केल होगी इस थर्मामीटर में, उससे हम इसका गलनांक पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे धीरे धीरे करके बर्फ़ पिघलेगी और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर बर्फ़ पिघलना बंद हो जाएगी। पूरी तरीके से पिघलेगी नहीं, क्योंकि बर्फ़ का तापमान, यानी कि बर्फ़ का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर दोनों समान हो जाएंगे, और जब दोनों समान हो जाएंगे तो बर्फ़ पिघलना बंद कर देगी। तो उसी समय हम पारा यानी कि थर्मामीटर में स्थिर, उसे हम नोट कर लेंगे और वो ही हमारा क्या होगा, गलनांक होगा बर्फ़ का। ये आपसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस जेल प्रैरी के पेपर में साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने 19 को सॉल्व किया। अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, जो प्लांट होते हैं, आपने एक क्रिया पढ़ी होगी, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन स्वयं बनाते हैं। हम अपना भोजन नहीं बनाते हैं, हम अपना भोजन पकाते हैं। यानी कि मानव जीव भोजन को पकाता है, भोजन को ना कि बनाता है। तो इसमें पूछा है कि भोजन तैयार करने के लिए पौधों को किस किस का उपयोग करते हैं, वो देखना है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट और सूर्य का प्रकाश। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, सूर्य का प्रकाश। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं। कौन, पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो। किस किस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, खनिज का और सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं। इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस क्रिया नाम देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो ये थे आपके 2018 में 29 सितंबर पहली शिफ्ट में हुए पेपर के 20 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इसी के आगे वाले सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।